नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। पश्चिम बंगाल की दक्षिण 24 परगना जिले से फाल्ता इलाके से एक बड़ी घटना सामने आई, जहां टीएमसी के पूर्व नेता जहांगीर खान की पत्नी सरीना बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पति को पुलिस हिरासत से छुड़ाने के लिए भीड़ को उकसाया और थाने पर हमला कराने की कोशिश की थी। ये पूरा मामला 17 जून के आसपास का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार उस दिन फाल्ता पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी थी। आरोप है कि भीड़ का मकसद हिरासत में बंद जहांगीर खान को जबरन छुड़ाने का था। वहीं सूत्रों के मुताबिक जहांगीर खान को कुछ समय पहले ही विभिन्न मामलों में गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में बंद थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद इलाके में समर्थकों के बीच नाराजगी बनी हुई थी। पुलिस का कहना था कि इसी माहौल का फायदा उठाकर उनकी पत्नी सरीना बीवी ने लोगों को इकट्ठा करने और विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रेरित किया। बताया जा रहा है कि 15 जून से इलाके में भीड़ जुटाने की तैयारी चल रही थी। फिर 17 जून से बड़ी संख्या में लोग पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। भीड़ ने थाने का घेराव किया और थाने को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की और लगातार नारेबाजी वो करते रहे। पुलिस का कहना है कि स्थिति पहले से ही संवेदनशील थी, इसलिए सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। पुलिस ने यह भी दावा किया है कि भीड़ का इरादा थाने में घुसकर जहांगीर खान को छुड़ाने का था। हालांकि समय रहते हुए पुलिस और सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और भीड़ को तितर बितर कर दिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को मौके से हिरासत में भी ले लिया और बाद में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। जांच में पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरे प्रदर्शन को संगठित करने के लिए सरीना बीवी की भूमिका संदिग्ध रही है। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने लोगों को एकजुट किया और प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। जहांगीर खान पहले एक स्थानीय राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं और उन पर पहले से कई गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं। हाल ही में उन्हें कथित वसूली और अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था और उनके समर्थक में लगातार विरोध हो रहे थे। पुलिस अधिकारियों का यह भी कहना है कि खुफिया जानकारी के आधार पर पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, जिसके चलते बड़ी घटना टाली जा गई है। यदि समय पर सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होती तो पुलिस स्टेशन पे स्थिति बिगड़ सकती थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि ये पता लगाया जाएगा कि इस घटना में और कौन कौन शामिल थे और इसके पीछे की संगठित योजना क्या थी। पुलिस ने यह भी संकेत दिया है कि जांच आगे बढ़ाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रण में रखा है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और साफ कहा है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला स्थानीय राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था दोनों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको बता दें कि प्रदर्शन में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। फाल्ता थाने पर भीड़ जुटाने का ये मामला है। आपको बता दें कि जहांगीर खान के गिरफ्तारी से संबंधित ये मामला है। टीएमसी नेता की पत्नी ने भीड़ जुटाकर हंगामा करने की कोशिश की थी। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फाल्ता थाने पर भीड़ जुटाने का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं नागपुर के 18 वर्षीय नीट अभ्यर्थी अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब उस समय हैरान रह गए जब उन्होंने अपना हाल ही में जारी हुआ हॉल टिकट देखा। री एग्जाम के लिए उन्होंने परीक्षा के लिए केंद्र चुना था। वे जो केंद्र उनको अलॉट हुआ था वो लगभग 2500 किलोमीटर दूर यानी कि आबू धाबी में था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके पास पासपोर्ट भी नहीं है और जिससे वो विदेश जाकर परीक्षा देने में असमर्थ थे। अब ये मामला 14 जून को सामने आया है, जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में टिकट जारी किया। अब्दुल्ला का सेंटर आबू धाबी के एक इंडियन कॉलेज में दिखाया गया। जैसे ही परिवार को इसकी जानकारी मिली, वे परेशान हो गए और तुरंत एनटीए की हेल्पलाइन पर संपर्क किया। वहां से उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द ही गलती सुधार ली जाएगी, लेकिन कई दिनों तक कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस दौरान परिवार काफी तनाव में भी रहा। उन्होंने मजबूरी में
पासपोर्ट बनवाने और फ्लाइट टिकट की व्यवस्था तक की जो है विचार करना शुरू कर दिया था, ताकि किसी भी तरीके से परीक्षा छूट न जाए। छात्र पहले से ही नीट परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों और तनाव से गुजर रहा था, और ये जो है नई गलती उसके लिए एक और ज्यादा परेशानी का कारण बन गई। परिवार का कहना है कि उन्होंने लगातार एनटीए से संपर्क किया, लेकिन 6 दिनों तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी बीच मामला मीडिया में जो है सामने आया और खबर ने तूल पकड़ ली। इसके बाद परीक्षा से ठीक एक दिन पहले छात्र का सेंटर बदलकर नागपुर ही कर दिया गया। एनटीए की ओर से कहा गया है कि यह मामला तकनीकी गलती के कारण हुआ और अब इसे सुधार लिया गया है। एजेंसी के अनुसार छात्र को अब उसके शहर नागपुर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। इस घटना ने कई अन्य छात्रों और अभिभावकों को भी परेशानी में डाल दिया है। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चों के जो है परीक्षा केंद्र बिना अनुमति के बदल दिए गए, और कई मामलों में छात्रों ने पहले से ही अपने शहर को केंद्र चुना था, लेकिन बाद में जो है नए हॉल टिकट पर उनको दूर दराज के जो है शहर भेज दिए गए। सूत्रों के अनुसार हाल ही में एनटीए ने री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों से विकल्प भी मांगे थे, और वे अपना पुराना केंद्र रखना चाहते हैं या फिर नया केंद्र चुनना चाहते हैं, इसका विकल्प भी जो है अभ्यर्थियों को दिया गया था। इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजे गए थे, और कुछ अभिभावकों ने बताया है कि उन्होंने अपने पुराने केंद्र को जो है बच्चों ने बनाए रखने का विकल्प चुना था, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उनके सेंटर जो है बदल दिए गए। एक शिक्षक ने बताया कि उनके छात्र का केंद्र नागपुर के एक कॉलेज से बदलकर शहर के दूर दराज के जो है संस्थान में कर दिया गया, जिससे जो है यात्रा की परेशानी बढ़ गई। और इसी तरह अन्य अभिभावकों ने भी जो है उन्होंने बताया कि उनके बच्चों का है जो सेंटर जो है बदल दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि इन बदलावों को लेकर कई माता पिता ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि परीक्षा के समय इस तरीके के बदलाव छात्रों पर अतिरिक्त मानसिक दबाव डालते हैं, और इससे उनकी तैयारी जो है प्रभावित होती है। इस पूरे मामले पर एनटीए के अधिकारियों ने कहा है कि डेटाबेस अपडेट और तकनीकी कारणों की वजह से कुछ गलतियां जो है सामने आई हैं, जिसे धीरे धीरे सुधारा जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि छात्रों को सही जानकारी देने के लिए हॉल टिकट को बार बार अपडेट किया जा रहा है। इसी बीच एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने भी बताया है कि नागपुर के छात्र के मामले को जो है सुलझा दिया गया है, और अब उसे उसके शहर में ही परीक्षा केंद्र दिया गया है। हालांकि घटना ने परीक्षा प्रणाली और केंद्र आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि ऐसी गलतियां परीक्षा के समय तनाव और भ्रम पैदा करती हैं, जिन्हें समय रहते रोकना बेहद जरूरी है। फिलहाल अब्दुल्ला राहत की सांस ले रहे हैं। उनका जो है सेंटर अबू धाबी से बदलकर नागपुर कर दिया गया है, लेकिन यह मामला परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत की ओर इशारा करता है। वही आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो है भगवान राम की मूर्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब जो है उनको लेकर आंदोलन हो रहा है। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हिंदू समुदाय ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भगवान राम की तस्वीर और प्रस्तावित मूर्तियों का अपमान किया गया है, लेकिन दोषियों के खिलाफ अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह पूरा मामला उत्तरी बांग्लादेश के गाईबांधा जिले से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान राम की 81 फीट ऊंची मूर्ति बनाने की योजना पर काम चल रहा था। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ इस्लामिक समूहों ने इस जो है निर्माण का विरोध किया और प्रदर्शन किया। आरोप है कि इसी दौरान भगवान राम की तस्वीर का अपमान किया गया, जिसमें जूता रखकर उसे नुकसान पहुंचाने की बात भी सामने आई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में जो है तनाव बढ़ चुका है। घटना के बाद मूर्ति निर्माण का काम भी रोक दिया गया है। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर समिति का कहना है कि उन्हें स्थानीय प्रशासन और समूहों से धमकियां मिली थी, जिसके कारण काम बंद करना पड़ा। इस घटना ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। इस विवाद के बाद जो है शुक्रवार को ढाका में हजारों हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी जो है शाहबाग चौराहे से नेशनल प्रेस क्लब तक मार्च करते हुए जो है आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और सरकार से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन में हिंदू महाजोत और अन्य संगठन के लोग भी शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और मंदिर निर्माण या मूर्ति स्थापना की अनुमति जो है नहीं दी गई, तो आंदोलन और भी ज्यादा तेज कर दिया जाएगा।
उन्होंने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो विरोध और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। रंगपुर इलाके में भी प्रदर्शन की कोशिश हुई है, लेकिन पुलिस ने इसे रोक दिया, जिसके बाद हल्की झड़प की स्थिति भी सामने आई। इसके बावजूद कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो है जारी है और इलाके का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। इस पूरे विवाद के बीच एक संगठन ने बड़ा बयान दिया है। हिंदू महाजोत ने चेतावनी दी है कि अगर भगवान राम की मूर्ति का निर्माण फिर से शुरू नहीं होता है तो बांग्लादेश के सभी 64 जिलों में एक एक राम मंदिर बनाया जाएगा। इस बयान ने जो है विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है और राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार और प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिससे समुदाय में असंतोष जो है बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और स्थिति पर नजर जो है बनाई हुई गई है। हालांकि अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी की पुष्टि सामने नहीं आई है। इस पूरे घटनाक्रम से जो है बांग्लादेश में धार्मिक सौहार्द और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जो है बहस और भी ज्यादा तेज हो गई है। हिंदू समुदायों का कहना है कि उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान जो है होना चाहिए और पूजा स्थलों या फिर धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ किसी भी तरीके की हिंसा या फिर अपमानजनक जो है चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। फिलहाल ढाका और अन्य इलाकों में तनाव बना हुआ है और पुलिस सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। सरकार ने अगले कदम पर भी नजरें जो है टिकाई हुई हैं, क्योंकि ये मामला अब सिर्फ एक स्थानीय विवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वही अगली खबर बिहार से है। बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता रह चुके तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करा ली गई है। यह मामला अनुष्का यादव के परिवार की शिकायत के बाद सामने आया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि तेज प्रताप यादव अपने एक साथी के साथ अनुष्का यादव के घर में जबरन घुसे और वहां मौजूद एक बच्ची से मिलने की मांग की, जिसे वे अपनी बेटी बता रहे थे। शिकायत के अनुसार जब परिवार ने इसका विरोध किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि इस दौरान तेज प्रताप यादव ने परिवार को धमकाया और कहा कि बच्ची से मिलकर ही रहेंगे, और यह भी दावा किया जा रहा है कि उन्होंने कथित तौर पर अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए परिवार को डराने की कोशिश की और पुलिस में शिकायत करने के लिए भी उन्होंने मना किया। परिवार की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव की है। उनका कहना है कि तेज प्रताप यादव और उनके जो है साथी ने घर में जबरन प्रवेश करने की कोशिश की और बिना अनुमति के अंदर आने लगे। इसी दौरान विवाद और ज्यादा बढ़ गया और मामला जो है अब पुलिस तक पहुंच चुका है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि तेज प्रताप यादव ने बच्चों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने और किडनैपिंग की धमकी भी दी है। हालांकि इन आरोपों की जो है पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी बीच शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि घटना के बाद उन्हें एक धमकी भरा फोन कॉल भी आया था, जिसमें किसी व्यक्ति ने खुद को कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है मेंबर बताया। पुलिस के अनुसार ये कॉल एक विदेशी नंबर से आया है, जिसके बाद जो है मामले की गंभीरता और ज्यादा बढ़ गई है और जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। पटना पुलिस ने यह भी बताया है कि एफआईआर जो है दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच कर रही है, ताकि जो है पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिश्नोई गैंग से कथित लिंक और धमकी भरे कॉल भी जो है आ रहे हैं, जिनकी अलग से जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा, ऐसा पुलिस का कहना है। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने इन सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरीके से झूठा और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति ने उनके खिलाफ शिकायत की है उसके खिलाफ पहले से ही कानूनी कार्रवाई और नोटिस जो है जारी किए गए थे। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा है कि अब उनकी छवि खराब करने की और झूठे आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। ये पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप यादव विवादों में आए हैं। पिछले साल भी उनका नाम सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सुर्खियों में आया था।
जिसमें एक महिला के साथ वो रिश्ते का दावा किया गया था कि उस समय जो है तेज प्रताप यादव ने कहा था कि उनका जो है अकाउंट हैक कर लिया गया था, लेकिन बाद में जो है मामले में इस मामले के कारण उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था। फिलहाल ये नया मामला जो है एक बार फिर राजनीतिक इलाकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस जांच के बाद ये भी साफ कर दिया गया है कि आरोप कितना सही है और सच्चाई क्या है। अभी तक किसी भी पक्ष के दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज करा ली गई है। जो है घर में जबरन घुसने और धमकी देने का आरोप जो है तेज प्रताप यादव पे लगाया जा रहा है। तेज प्रताप यादव जो है बच्ची से मिलने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं इस खबर में लॉरेंस बिश्नोई के जुड़ने की भी खबर सामने आ रही है। वही आपको जो है उड़ीसा से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो चलिए आपको सुनाते हैं। हेलो। आपको बता दें कि ओडिशा से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जनता को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम का विषय जो है विकास धारा और ओडिशा सारा का मुद्दा बताया जा रहा है। ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति और पीएम मोदी जो है कार्यक्रम में मौजूद है। ओडिशा से यह संबोधन दिया जा रहा है। कार्यक्रम का विषय जो है विकास की धारा ओडिशा सारा का जो है नारा से शुरू किया गया है। राष्ट्रपति और पीएम इस कार्यक्रम में मौजूद है। आपको बता दें कि जो है पीएम जनता को संबोधित कर रहे हैं वहां पे ओडिशा में, और ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और जो है संबोधन प्रधानमंत्री जो है जनता से कर रहे हैं। कार्यक्रम का विषय जो है ओडिशा को लेकर रखा गया है। राष्ट्रपति और पीएम जो है कार्यक्रम में मौजूद हैं और जो है वहां से जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित किया गया है, जहां से पीएम मोदी जो है जनता को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम का विषय ओडिशा को ही लेकर रखा गया है, जहां ओडिशा के विकास का नारा भी दिया गया है। राष्ट्रपति के साथ पीएम वहां पे कार्यक्रम में मौजूद हैं। डबल इंजन सरकार में विकास यात्रा की भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू जी, डॉक्टर दमयंती बेसरा जी और श्री चरण हेम्ब्रम जी जैसी महान विभूतियों को भी नमन करता हूं। रघुनाथ मुर्मू जी ने संथाली भाषा के लिए ओल चिकी लिपि का निर्माण किया था। हमारी सरकार ने संथाली भाषा में भारत के संविधान को प्रस्तुत किया है। उड़ीसा की संतानों को पद्म सम्मान देकर सम्मानित किया है। पिछले 2 वर्षों में उड़ीसा सरकार भी इन सभी विभूतियों के सपनों को
पूरा करने में दिन रात पुरुषार्थ कर रही है। साथियों, आज का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि मयूरभंज की धरती पर पली बड़ी उड़ीसा की बेटी माननीय राष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित है। आज उनका जन्मदिन भी है। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं उनके दीर्घायु होने और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। उड़ीसा की बेटी आज देश के इतने बड़े पद पर पहुंची है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है। राष्ट्रपति जी का व्यक्तित्व, उनका उदार और सहृदय स्वभाव, राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए उनका अटल समर्पण, उन्होंने मयूरभंज ही नहीं पूरे उड़ीसा की पहचान सशक्त की है। मैं इस अवसर पर उनका विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम जब बना तो इसमें मूल कारण तो लॉजिस्टिक था। लंबे अरसे से यहां आने के लिए चर्चा चल रही थी, लेकिन कोई तालमेल नहीं बैठता था। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कोलकाता में तय हुआ, तो फिर मैंने कहा अच्छा है, आज बंग दिवस भी है, तो क्यों न मैं सुबह मयूरभंज होकर के शाम को फिर कोलकाता के कार्यक्रम में जाऊं। और इसके कारण ये 20 जून तय हुई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी मंगल कामनाएं ईश्वर अधीन होती है, और इसलिए आज एक शुभ मंगल हो गया कि राष्ट्रपति जी का जन्मदिन भी मुझे आज उनके गांव में जाकर के उनको शुभकामनाएं देने का अवसर मिला। साथियों, आज मैं राष्ट्रपति जी के साथ पहाड़पुर भी गया था। मैं इस क्षेत्र के बच्चों के लिए उनके द्वारा बनाए गए स्कूल भी गया। बच्चों के साथ कुछ यादगार समय बिताने का अवसर मुझे मिला। मैं देख रहा था बच्चों के चेहरों की चमक, राष्ट्रपति जी की उपस्थिति और आत्मीयता। वहां मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा किसी बच्चे को यह लगा हो कि राष्ट्रपति जी आई है। हर बच्चे को लगता था उनकी मां आई है। ये बच्चे भी बहुत भाग्यवान है। ऐसे ही क्षेत्र के गरीब, वंचित और आदिवासी समाज के बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। उन्हें देश के लिए कुछ बड़ा करने का आत्मविश्वास मिल रहा है। मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं कि उन्होंने इन अनुभवों से गुजरने का आज मुझे अवसर दिया। ये मेरा दिन एक प्रकार से मेरी शिक्षा का दिवस था, कुछ सीखने का अवसर था मेरे लिए। साथियों, मैं आपको सरकार का ये निर्णय भी बताना चाहता हूं कि पहाड़पुर गांव को अब तेजी से सूर्य ग्राम, सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
यानी यहां हर घर में सोलर बिजली बने, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। और हम तो बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि यही उड़ीसा है जहां कोणार्क में सूर्य मंदिर की एक पहचान है। वैसे ही पहाड़पुर सूर्यग्राम की पहचान बन जाएगा। सूर्य घर के ये पूरा गांव सोलर विलेज के रूप में पहचाना जाए, इस दिशा में काम तुरंत शुरू हो, ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। इस अभियान से पहाड़पुर के लोगों को मुफ्त सोलर बिजली भी मिलेगी और ज्यादा बिजली होगी, वो उनकी आय भी बढ़ाएगी। साथियों, उड़ीसा में डबल इंजन सरकार के 2 साल कई मायनों में ऐतिहासिक रहे। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी के नेतृत्व में आज उड़ीसा तेज गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आज यहां गरीब कल्याण की योजनाओं से सामान्य मानवी का जीवन बदल रहा है। उड़ीसा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। यहां रोजगार के नए अवसरों के लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है। आज ओडिशा खुद इस बदलाव का साक्षी बन रहा है। साथियों, ओडिशा के पास समुद्र है, खनिज संपदा है, कृषि की शक्ति है और सबसे सामर्थ्यवान यहां युवा प्रतिभा है। इस सामर्थ्य का पूरा उपयोग करने के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज ओडिशा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। नई सड़कें और आर्थिक कॉरिडोर बन रहे हैं। पोर्ट्स का विस्तार हो रहा है। ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और आधुनिक उद्योगों में निवेश आ रहा है। आज भी यहां ओडिशा के विकास से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन परियोजनाओं पर लगभग 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली, सड़क, रेलवे, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी इन परियोजनाओं से आप सभी लोगों को बहुत सुविधा होने वाली है। मैं इन परियोजनाओं के लिए उड़ीसा के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार उड़ीसा के संसाधनों को उड़ीसा की संभावनाओं में बदल रही है। उड़ीसा में बड़ा निवेश आए, यहां नए उद्योग लगे, इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है।
उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बने, इसके लिए उड़ीसा के समग्र विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। पावर सेक्टर में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हो रहा है। समृद्ध शहर योजना के तहत शहरी विकास को गति दी जा रही है। आने वाले वर्षों में इन प्रयासों का परिणाम हमें देखने को मिलने वाला है। साथियों, डबल इंजन सरकार की डबल विशेषता यह है कि वो खुद जनता तक पहुंचती है। हमारा प्रयास है कि सामान्य नागरिक को किसी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि युवाओं, महिलाओं, किसानों और आम लोगों की अपेक्षाएं आज पूरी हो रही है। आप देखिए, धान खरीद में किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया गया। सुभद्रा योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों तक आर्थिक सहायता पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत को लागू करके उड़ीसा के परिवारों के लिए देश भर के अस्पतालों में इलाज का रास्ता खोला गया। आदिवासी विद्यार्थियों की पढ़ाई बीच में न छूटे, इसके लिए माधोसी हाथ खर्चा योजना शुरू की गई। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री मंदिर के श्रद्धालुओं के लिए सारे द्वार खोल दिए गए, चारों चार द्वार खोल दिए गए। डबल इंजन की ताकत मिलने से आज यहां चारों दिशाओं में विकास सुनिश्चित हो रहा है। साथियों, यहां बीते दिनों स्वच्छता को लेकर जो विशेष अभियान चला है, उसकी भी मुझे जानकारी मिली है और मैं देख रहा था सोशल मीडिया में तो सफाई अभियान छाया हुआ है। यानी स्वच्छता से स्वागत। मैं उड़ीसा की इस पहल के लिए यहां के नागरिकों का, सरकार का, मुख्यमंत्री जी का इस प्रशंसनीय पहल के लिए बहुत ही प्रशंसा करता हूं, संतोष व्यक्त करता हूं। साथियों, स्वच्छता हमारे जीवन शैली का हिस्सा होनी चाहिए, हर रोज की आदत होनी चाहिए। मैं यहां स्वच्छता अभियान से जुड़े सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैंने अपने जीवन का कुछ महत्वपूर्ण कालखंड जनजातीय क्षेत्रों में एक वॉलेंटियर के रूप में काम करते हुए बिताया है। माननीय राष्ट्रपति जी तो बरसों तक ऐसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करती रही है। आप और हम जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में जीवन की सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंचती थी। इसलिए हमारी सरकार ने जनजातीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी। हमने ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास से जुड़े विभाग मिलकर के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं, ताकि वहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सके। इसी तरह पीएम जनमन अभियान तो राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का, उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए है जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए हैं। ऐसे जनजातीय समुदायों तक अब सरकार स्वयं चलकर उनके गांव,
उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। साथियों, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हम आदिवासी युवाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसरों से जोड़ रहे हैं। इन बच्चों को पढ़ाई की बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए देश में करीब 500 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले गए हैं। करीब 750 एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक लेवल पर 1.5 करोड़ से अधिक आदिवासी बच्चों को सैकड़ों करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि यहां मयूरभंज में एक और नवोदय विद्यालय बनाने के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। साथियों, दूर दराज इलाकों में रहने के कारण जनजातीय समाज स्वास्थ्य से जुड़ी कठिनाइयों का भी शिकार रहा। सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। हमने इनके खिलाफ देश भर में अभियान चलाया। 4 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कार्ड बांटे। मुफ्त इलाज के लिए करोड़ों आदिवासी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिए। जल जीवन मिशन के तहत घर घर साफ पानी पहुंचाया जा रहा है। इन प्रयासों का परिणाम आज हमें दिख रहा है। आदिवासी समाज दशकों पुरानी कठिनाइयों से बाहर आ रहा है और विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रहा है। साथियों, आने वाले समय में हमारे सामने 2 महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2036 में उड़ीसा के गठन के 100 वर्ष पूरे होंगे और 2047 में भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने वाले। यानी उड़ीसा और देश का लक्ष्य एक ही दिशा में है। ओडिशा की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो भारत मजबूत होगा। मुझे ओडिशा के सामर्थ्य पर भरोसा है। हमें मिलकर ओडिशा को विकास की बुलंदियों पर पहुंचाना है। साथियों, कल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। ज्ञान और योग की धरती ओडिशा, योग यहां के संस्कारों का हिस्सा रहा है। मैं ओडिशा की धरती से, पूरे देश से, पूरी दुनिया के लोगों से आह्वान करता हूं, आप सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में योग दिवस में हिस्सा लें। मैं एक बार फिर आप सभी को आज के अवसर और विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माननीय राष्ट्रपति जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उनके साथ उनकी कर्मभूमि को देखने का मौका मिला। एक बार फिर उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माननीय प्रधान